हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। फिगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल है और दोनों साथ ही साथ क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट भी है। और ए भी क्या है, ए भी जो रेखा है ये भी टेंजेंट है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये हमें प्रूफ करना है कि ये 90 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए में। इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ से देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल में ओ पी इक्वल टू ओ सी है और ये क्या है, रेडियस है। तो चूँकि ये रेडियस है इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ ए होगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए होगा और ये क्या है, कॉमन टेंजेंट, सॉरी क्या है, ये कॉमन हाइपोटेनस है, कॉमन हाइपोटेनस है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में हम टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला और ये वाला दोनों टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों का 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू सी ए और ये क्या होगा, इक्वल टेंजेंट होगा। ये दोनों क्या होगा बाबू, इक्वल टेंजेंट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ ए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल टू द एंगल सी ओ ए। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला दो ट्रायंगल लेंगे हम। कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी। ये दोनों ट्रायंगल हमको लेना है। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी। ये दो ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे देख लो कि ओ सी क्या है, रेडियस है। तो ओ सी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का रेडियस आपस में इक्वल होता है। उसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ बी होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमन टेंजेंट होगा। क्या होगा बाबू, ये कॉमन हाइपोटेनस होगा। क्लियर है। उसके बाद क्यू बी इक्वल टू सी बी होगा, क्यू बी इक्वल टू सी बी और ये क्या होगा, टेंजेंट है, इक्वल टेंजेंट। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये ट्रायंगल का थ्योरम होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो हम कहेंगे हेंस बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी क्या होगा, ट्रायंगल ओ सी बी कंग्रुएंस टू द ट्रायंगल ओ क्यू बी। ये दोनों कंग्रुएंस होगा। अगर ये दोनों कंग्रुएंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल सी ओ बी इक्वल टू द एंगल क्यू ओ बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ बी इक्वल टू द एंगल क्यू ओ बी। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सी ओ बी एंड क्यू ओ बी क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से इसको हम 2 मानते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर ये पूरा वाला ट्रायंगल की बात करें तो ये पूरा वाला ट्रायंगल को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाले को हम y मान लेते हैं, इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ से फिगर में देखो कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी, ये सारे के सारे क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये सारे के सारे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि एंगल पी ओ ए और सी ओ ए दोनों बराबर आया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इंटू एंगल सी ओ ए प्लस, यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 से 1 और 2 से हम लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं हैंस x प्लस वाई, और x किसको माने हैं, हम x माने हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए यानी एंगल ए ओ बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट्स P and PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट एंगल APB इक्वल टू 2 इंटू एंगल AOB। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे यहाँ से। तो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों का दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम फिगर बनाते हैं तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। प्रूव करना है कि एंगल APB, ये P है, ये A है और ये B है। तो APB ये वाला एंगल जो होगा 2 इंटू OAB। तो यहाँ से पहले हम एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं कि ये वाला एंगल 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है बाबू, क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम कह सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल PAB, यहाँ पे O लिखेंगे, सेंटर O है, PBA, यहाँ से हम लिख सकते हैं PBO प्लस BOA, एंगल BOA प्लस एंगल OAP। ये सारे के सारे क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल यानी एंगल OAP 90 होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल APB प्लस
PBO की बात करें तो ये भी क्या है 90 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस एंगल BOA, हमें BOA पता नहीं है तो एंगल BOA की जगह पे वही लिखेंगे। OAP की बात करें तो ये भी 90 है इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री, और 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल टू 180, इसको हम RHS में लिख के जाएंगे तो एंगल BOA हो जाएगा। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। नेक्स्ट है ये तीनों ट्रायंगल, ये यहाँ पे हम बात करें तो इन ट्रायंगल OAB में, यहाँ पे हम बात करें तो एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB, ये क्या होगा 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल OAB, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये क्या है रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में हम जानते हैं कि दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो OAB यहाँ पे बात करें तो एंगल OAB इक्वल टू द एंगल OBA, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल होगा, हमको यहाँ पे चाहिए OAB, तो ध्यान रखना है कि OAB के जगह पे हमको OBA नहीं रखना है, बल्कि जहाँ पे OBA है वहाँ पे हम OAB पुट करेंगे। तो OBA कहाँ पे है, यहाँ पे है, ABO कहो चाहे या फिर OBA कहो, तो यहाँ पे हम रखेंगे एंगल OAB प्लस ABO, यानी कि हम लिखेंगे एंगल OAB प्लस एंगल AOB को हम RHS में भेजेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल AOB। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एंगल AOB, अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एंगल OAB माइनस 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करने पे क्योंकि यहाँ पे एंगल AOB है, तो एंगल AOB के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो इतना पुट करेंगे 2 इंटू एंगल OAB माइनस का 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल AOB, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल, इक्वेशन 1 यहाँ पे है एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस का एंगल 2 इंटू एंगल AOAB माइनस का 180। क्लियर है? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल AOB इक्वल टू द एंगल 2 इंटू एंगल OAB। हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्क्स ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। यहाँ पे ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स इफ द ईच रूम हैज द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड एंड देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। यानी ऐसे ऐसे रूम कितना होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ टीचर होना चाहिए और सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इनको क्या कर रहा है, HCF निकालने की कह रहा है। तो HCF हमको क्या निकालना है, 36, 60 एंड 84 का निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका या तो डिफरेंस मेथड से निकालेंगे या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे 36 का तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है,
84 की बात करें तो 84 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 84 को तोड़ना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 42 आएगा, यानी इंटू में ऐसे भी कर सकते हैं 42, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 7, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 7। अब इसका HCF निकालना है, HCF ऑफ 36, 60, 84। तो हम जानते हैं कि इसका देखो 2 दोनों में यहाँ पे 2 बार कॉमन है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 भी सब में कॉमन है, तो सॉल्व करेंगे तो 12 हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। यानी प्रत्येक रूम में 12 टीचर होंगे और सेम सब्जेक्ट का होगा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2। यहाँ पे बाबू क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है x² 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि a क्या है, तो a बराबर 2 है, b बराबर माइनस का √1 प्लस 2√2 है, और c का मान यहाँ पे √2 है। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बस इसी फार्मूला पे हमको क्या करना है, पुट करना है। तो माइनस का भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब यहाँ पे 2 है और c का मान √2 है, अब बटा में हो जाएगा 2 इंटू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस √, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8 आएगा, प्लस 4√2, क्लियर है। और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 8√2 और डिवाइड बाय आ जाएगा 4। 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस √1 प्लस 8 को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 4√2 है और माइनस 8√2 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4√2 बटा में 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस √, इसको ध्यान से समझो कि 1 प्लस 8, यहाँ पे हमको 2 लाना है, तो 2 को अंदर भेजेंगे, रूट के अंदर भेजेंगे, इस रूट के अंदर, तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2√8। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले इसको वर्ग के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है, वर्ग के फॉर्म में लाना है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम कैसे लाएंगे, 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का 2 इंटू 2√2 इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म में किस फॉर्म में आ गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बटा में 4 है तो 4 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे x का 2 मान आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 2√2 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे x का 2 मान आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 1 प्लस 2√2 प्लस लेंगे तो 2√2 माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4√2, अब बटा में 4 है तो 4 से 4 कट के आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे x1 का मान आ गया √2। अब एक बार अगर हम प्लस वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो यहाँ पे x2 का मान आ जाएगा 1 प्लस 2√2 माइनस 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2√2
-2√2 + 1, इससे ये कट जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। तो यहाँ पे आ गया x2 का मान आ गया यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2/, इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर -b/a होता है, तो इसको हम एज इट इज़ 2/4 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 2/4 लिखते हैं इसको 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब हम x1 x2 यहाँ पे लेंगे तो x1 कितना आया है, √2 आया है, और x2 कितना आया है, 1/2, तो इसको लिखेंगे √2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √2 यहाँ पे क्या है, तो ध्यान से देखो कि √2 क्या है, यहाँ पे c का मान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म, c क्या है बाबू, कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अगर प्लस वाला लेंगे x1 + x2 अगर लेते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं √2 + 1/2, √2 + 1/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2√2 + 1/2 इतना आएगा, और ऊपर वाला को न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं माइनस लगा के, तो माइनस का √2√2 प्लस का 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब बटा में 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -2√2 + 1 क्या है बाबू, यहाँ पे b का मान है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट और रूट्स के बीच हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था, तो ये हमारा क्या होगा, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin θ + cos θ = √3 देन प्रूव दैट tan θ + cot θ = 1। प्रूफ करना है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे गिवन sin θ + cos θ = √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा sin² θ + cos² θ + 2 sin θ + 2 sin θ cos θ = √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि sin² θ + cos² θ का मान 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 sin θ cos θ = 3, और 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो sin θ × cos θ बराबर 2/2 आएगा, यानी कि 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं sin θ × cos θ बराबर 1 आ गया। हमें प्रूफ करना है इसको, तो LHS लेकर के चलेंगे, तो LHS यहाँ पे क्या है, तो LHS बराबर tan θ + cot θ, इसको साइन बाई कॉस के रूप में लिखेंगे, साइन थीटा tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसका साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ये आइडेंटिटी है, तो इसका मान क्या होगा, 1 आएगा। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आया है बाबू, 1 आया है, तो 1 का मान यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये क्या होगा, RHS के बराबर आएगा,
प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हमको LHS लेकर के चलना है। LHS दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम क्या करते हैं डिवाइड n एंड d, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, हमें यहाँ देखो कि कॉसेक और कॉट चाहिए, तो कॉट के लिए हम जानते हैं कॉस बाई साइन होता है, तो बटा में साइन लाएंगे तभी यहाँ पे कॉट आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो साइन ए कॉस में साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन क्या होता है बाबू कॉट ए हो जाएगा। इसमें साइन बाई साइन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए। डिनोमिनेटर की बात करें तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन बाई साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन होता है कॉसेक ए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉस को पहले लिखते हैं, कॉसेक को पहले लिखते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉसेक ए माइनस कॉट ए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बटा में जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है यहाँ तक। बटा में एज इट इज लिखेंगे, इसको हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये आगे कटने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। इनटू में लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है, आइडेंटिटी होता है ट्रिगोमेट्रिक में। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब बटा में क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 कॉसेक ए प्लस 1 इंटू में है यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ध्यान से देखो कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो ध्यान से देखो कि ये दोनों क्या है सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही चीज़ हमारे पास बचा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि किसके बराबर है बाबू RHS के बराबर है, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ पार्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड ऑन who would get to drive the car. They had 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon.
यानी एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक कॉइन को जब 3 बार उछाला जाता है तो ये कहा जाता है कि विधि उस कार को चलाएगा कब? जब 2 बार लगातार हेड आएगा तो विधि कार को चलाएगा, और अगर एक बार हेड आया उसके जस्ट अगले बार अगर टेल आया तो उन्नति कार को चलाएगा। ये कंडीशन दोनों ने रखा है और टॉस किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस निकालेंगे कि पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 सिक्कों को जब हम उछालते हैं तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। सिंपल स्पेस में हो सकता है कि तीनों बार हेड आए, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले 2 बार में हेड आए और तीसरा बार टेल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले बार हेड आए उसके बाद टेल आए फिर हेड आए, या ये भी हो सकता है पहले टेल आए तब दोनों बार हेड आए, या ये भी हो सकता है कि पहले बार हेड आए बाकी दोनों बार टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है पहले बार टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों बार पहले टेल आए तब हेड आए, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तीनों बार टेल ही आ जाए। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे देखना यह है कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन में आ सकता है, ये संभावनाएं हैं। तो हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस हो गया वो कितना हो गया बाबू? 8। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? यहाँ पे हमें देखना है कि फेवरेबल पॉसिबल या पॉसिबिलिटी फॉर विधि के लिए फेवरेबल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। तो विधि का कहना है कि जब 2 बार लगातार हेड आ जाएगा तो विधि चलाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है विधि के लिए? तो विधि के लिए यहाँ पे कंडीशन होगा कि देखो यहाँ पे HH है, तो ये भी हो सकता है ट्रिपल H, या फिर ये भी यहाँ पे हो जाएगा HHT, क्योंकि 2 बार लगातार यहाँ पे भी हेड है। जहाँ जहाँ 2 बार लगातार हेड है उसको पहले लेना है, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद कहीं भी लगातार हेड नहीं है। तो ऐसा 3 कंडीशन में विधि जीत सकती है। तो यहाँ पे विधि के लिए यानी कि हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर विधि। तो विधि के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 है, तो 3/8 हो जाएगा। उसके बाद फेवरेबल पॉसिबिलिटी फॉर निधि, उन्नति की अगर बात करें तो उन्नति का यहाँ पे ये कहना है कि अगर एक हेड के जस्ट बाद अगर टेल आता है तो उन्नति कार चलाएगी। तो यहाँ पे देखना है कि जस्ट एक हेड के बाद टेल कहाँ कहाँ आ रहा है। तो दूसरा में देखो यहाँ पे आ रहा है HHT, एक हेड के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर है HTH, यहाँ भी हेड के बाद टेल आ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे HTT, ठीक है। उसके बाद और कहीं पे नहीं है, और कहीं पे नहीं है। तो यहाँ भी क्या आया? 3 कंडीशन आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर उन्नति के लिए भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि हु हैज़ द ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट दे जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे दोनों का क्या आ गया? इक्वल आ गया। दोनों का क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बोथ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे यही क्या होगा? आंसर होगा बोथ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4 and their monthly expenditure are in the ratio 5:7. If each saves 50,000 per month, find their monthly income. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिखेंगे let the monthly
इनकम मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन बी 3x एंड 4x। मान लेते हैं कि आर्यन बब्बन का मंथली इनकम 3x एंड 4x है एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सेम बी 5y एंड 7y। अब यहाँ से हम जानते हैं कि सेविंग बराबर जो होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सेविंग बराबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सेविंग बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग यहाँ पे 15,000 है, दोनों का 15,000 है। इनकम कितना है, तो आर्यन का इनकम कितना है, 3x है। यहाँ पे हम लिखते हैं आर्यन का, तो आर्यन का 15,000 दोनों का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5y। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। उसके बाद बब्बन की बात करें तो बब्बन का है इनकम है 4x और एक्सपेंडिचर है 7y, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सेविंग के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है और XY का मान निकालना है। तो यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अगर हम 3 से करते हैं तो यह आ जाएगा 12x माइनस 20y इक्वल टू, फ्रेश में यहाँ पे लिखते हैं 12x माइनस 20y इक्वल टू 60,000 और यहाँ पे लिखेंगे 12x माइनस 21y इक्वल टू 45,000। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। 12x से 12x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और 60,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15,000 यानी कि 15,000। ठीक है, यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3x इक्वल टू 15,000 माइनस 5y, तो 15,000 माइनस, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 15,000 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 15,000 प्लस 5 इंटू 15,000, तो यहाँ पर आएगा 15,000 प्लस 75,000। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90,000 और 90,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30,000। तो x का मान आ गया 30,000। हमें निकालना है क्या, मंथली इनकम निकालना है। तो आर्यन का मंथली इनकम कितना है, 3x है, बबन का 4x है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे मंथली यानी कि MI ऑफ आर्यन इक्वल टू 3x यानी कि x का मान कितना है, 30,000 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 90,000 और MI ऑफ बबन की अगर हम बात करें तो बबन का है 4 इंटू 30,000, तो आंसर आ जाएगा 1,20,000। दैट इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the father's age will be the 3 times the age of son. 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find their present age. तो यहाँ पे देखना ये ध्यान से बाबू कि कंपेरिजन किसका हो रहा है, फादर के एज का उसके सन के एज से कंपेरिजन हो रहा है। तो जिससे कंपेरिजन होता है उसी को हमको क्या मानना है, एक्स मानना है। ठीक है, जिससे कंपेरिजन होता है उसी को हमको एक्स मानना है। तो हम मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं उसके बेटे का प्रेजेंट एज एक्स है। तो कह रहा है कि 5 year hence का मतलब होता है
5 साल बाद, तो 5 ईयर हेंस फादर एज कितना होगा? फादर एज की अगर बात करें तो 5 साल बाद फादर का एज कितना होगा? एक्स, इसका जो लड़का का एज होगा वो x+5 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x+5 इंटू में कह रहा है कि 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा चीज़ है, दूसरा कंडीशन है कि 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल अगर हम पीछे जाए तो पिता का जो एज था अपने बेटे का 7 टाइम्स था। तो यहाँ से लिखेंगे 5 ईयर्स एगो फादर विल बी, फादर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x-5, 5 साल पहले उसके बेटे का एज कितना होगा? x-5 होगा, और उसके बाद क्या करा है? 7 टाइम्स, तो 7 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब दोनों फादर का एज है, दोनों किसका एज है? फादर का एज है, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। लिखेंगे नाउ 3 इंटू x+5 इक्वल टू 7 इंटू x-5। इसको बस क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7x-75, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 को इधर रहने देंगे, 15 + 35 इक्वल टू 7x-3x। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4x इक्वल टू हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/2। 25/2 का मतलब होगा 12.5 साल। ठीक है, कितना होगा बाबू? 12.5 साल। तो x का मान आया 12.5 साल, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। तो लिखेंगे हिज सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12.5 साल, एंड फादर एज, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा? तो दोनों में से हमको क्या करना है? दोनों में से किसी एक में x का मान पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स का मान है 12.5 + 5। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17 × 51, 12.5। ठीक है, कितना आएगा? 12.5 ईयर्स। लेकिन ये जो एज निकला है फादर का वो 5 साल बाद का है, तो 5 साल पहले निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 5 माइनस करना होगा। तो 5 माइनस करेंगे तो 0.5, और ये आ जाएगा 47। तो 47.5 ईयर्स कितना हो जाएगा? उसका फादर का एज हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे।